हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 11 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए नियरली अब 8 दिन बचे हैं आपके जो एनसेट के लिए, दैट इज नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। ये पर्टिकुलर टेस्ट आप देंगे 19 ऑफ मार्च को 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो मेक श्योर कि आप इसके लिए अच्छे से रेडी रहिए ताकि जब आप टेस्ट दोगे एक तो अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से चेक कर पाओगे, साथ ही साथ आपको आने वाले जो सेशंस हैं, मतलब आने वाले टर्म्स के लिए आपको अच्छा खासा यहाँ पे स्कॉलरशिप भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके, मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर एज वेल एज डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर इसका लिंक दिया है, आप वहां पर जाके एनरोल कीजिए एंड इस टेस्ट के लिए आप अच्छे से रेडी हो जाइए। चलिए, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ डियागो गार्सिया की लोकेशन के बारे में जानना था, तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। थोड़ा सा ना ये न्यूज में भी था तो मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कशन भी कर लेता हूँ थोड़ा सा। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये है हमारा इंडियन ओशन। अब जो बात करें हम डियागो गार्सिया की, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर सर? ये आता है सेंट्रल इंडियन ओशन के अंदर। अब देखो, बार बार न्यूज में आता जा रहा है, अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में है कि जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो मैटर देखें कि क्या जो हमारे जो फिशरमैन है, ठीक है, जो डिटेन किए गए हैं डियागो गार्सिया के अंदर, वो क्या उसके रिलीज करवा सकते हैं। तो वो मैटर को देखने के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी ना पिछले 2 3 या 4 साल से, 2019 के साथ से ही ये काफी न्यूज में रहा है। रीजन क्या है? दरअसल में ये है तो यूके का, ठीक है, दिस इज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। पर यहाँ पर क्या है, एक यूएस का, ऑल्दो यूके भी साथ में ही है, एक मिलिट्री बेस यहाँ पर है, ठीक है ना। फिर बाद में एक्चुअली हिस्ट्री काफी पुरानी है इसकी, बट एट द सेम टाइम मॉरिशस भी इसको क्लेम करता है। फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हमने डिस्कस किया था, द हेग नीदरलैंड्स, वहां पर भी मुद्दा गया था। तो काफी उस वजह से ये चीज न्यूज में रहती है, बट हमें लोकेशन पता होनी चाहिए। और हमने नोटिस कर लिया कि डियागो गार्सिया आखिर है कहाँ पे। यहाँ पे ना शागोज आर्किपिलागो है, वहीं पर आपको ये डियागो गार्सिया देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप 1500 जो स्टार्टिंग अर्ली 1500 उस टाइम की बात है, तब डियागो गार्सिया को डिस्कवर किया गया था बाय पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। ये लार्जेस्ट लैंडमास है शागोस आर्किपेलागो के अंदर। ये अटॉल्स हैं, ठीक है, आप सभी जानते होंगे अटॉल्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करते होंगे जो हमारे कोरल्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये जनरली कोरल आइलैंड्स हो सकते हैं जो कि एक तरह से रिंग शेप्ड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सदर्न मोस्ट टिप है शागोज लेकिडा ब्रिज की। तो ये ओवरऑल पूरा डिटेल्ड है, बट अदरवाइज थोड़ा लोकेशन का आइडिया रखोगे तो कहीं ना कहीं आंसर अपना बन जाएगा। इसी तरह से कल के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कल के लिए एज इन मंडे के लिए आपको दे रहा हूँ चाबार पोर्ट के बारे में। इसका मुझे बताना कि कौन सी ऐसी गल्फ के पास में है एंड साथ साथ कौन सी कंट्री में ये लोकेटेड है, ठीक है। पिछले 2 3 सालों से ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, तो मेक श्योर इसकी भी हम लोकेशन अच्छे से ध्यान में रख लें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज साइट्स। CITES। अब सर ये क्या है? दिस स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। देखो कई बार ना बहुत सारे ऐसे हमारे एनिमल्स या प्लांट्स हो सकते हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं, और ट्रेड ना, इस ट्रेड की वजह से उनकी एक्सटिंक्शन भी हो जाती है कई बार। तो हमारा फोकस साइट्स के थ्रू पता क्या है कि हम ट्रेड करें, पर वो ट्रेड लीगल होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए एंड एट द सेम टाइम ये ट्रेसेबल होनी चाहिए कि किसने हमको ट्रेड किया, कैसे किया। वो सारी चीजें बिल्कुल लीगल मैनर के अंदर होनी चाहिए। दिस इज साइट्स। तो अभी हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं साइट्स की? क्योंकि इसके टोटल अभी 50 साल हमें देखने को, जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एग्रीमेंट है उसके 50 साल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि यहाँ पर क्या होता है कि इसको वॉशिंगटन कंसेंसस के भी नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स, जहां पर स्टेट्स हो गया, रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो वॉलेंटरली इसको एडहेयर करती हैं। 1973 में ओपन हुआ था इन वाशिंगटन डीसी, ठीक है। यहाँ पर इस मीटिंग को, ये जो 1973 में मीटिंग हुई, इसी को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस बोला जाता है एंड अकॉर्डिंगली 1 जुलाई को ये फोर्स में आ गया था। मीनिंग आप समझ गए हो। यहाँ पर आप नोटिस करना कि यहाँ पर ना दरअसल में 3 अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। डिपेंड ये क्या करता है कि किस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल को कितना ज्यादा थ्रेट है, उस हिसाब से उसको अलग अलग अपेंडिक्स में डाल दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स 1 है तो यहाँ पर वो होंगे कि जो काफी ज्यादा इनको रिस्क है कि भैया बस एक्सटिंक्ट होने ही वाले हैं, तो यहाँ पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होंगी उनके ट्रेड के रिगार्डिंग। अपेंडिक्स 2 में वो हो जाएंगे जहां पर अभी थ्रेट नहीं है, बट आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि वो, अगर ट्रेड को हमने ना रोका, अगर ये जो इलीगल ट्रेड हो रही है इसको हमने ना रोका गया, तो कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर ट्रेडिंग होती है पर काफी परमिशन वगैरह लेनी पड़ती हैं।
अपेंडिक्स 3 के अंदर जनरली क्या होता है ना, अगर एक कंट्री को लगता है कि यार नहीं, इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करना जरूरी है, तो अपेंडिक्स 3 में उस वजह से आ जाता है। तो इस तरह से ऑर्डर होता है, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, मतलब 1 में बहुत ज्यादा रिस्क, 2 में कम रिस्क, 3 में बहुत कम रिस्क। तो इस तरह से ये लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करो कि अगर किसी स्पीशीज को ऐड करना होता है, रिमूव करना होता है, तो वो किया जा सकता है बाय सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पर अगर किसी को अपेंडिक्स 3 में डालना हो तो कंट्री अपने आप कर सकती है, ठीक है ना, किसी भी टाइम यूनिलैटरली कोई भी कंट्री को अगर लगता है तो उस हिसाब से उसको ऐड किया जा सकता है। एक लास्ट चीज यहाँ पे, अगर आप इसके सेक्रेटेरिएट की बात करो तो इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाई यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, एंड इसके सेक्रेटेरिएट हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके साथ में ही साइट्स लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, ध्यान रखना ये लीगली बाइंडिंग है, पर ऐसा नहीं है कि नेशनल लॉज की जगह ले लेगी। जो नेशनल लॉज है वो तो चलेंगे चलेंगे, पर ये अपने आप में लीगली बाइंडिंग है। दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो पहली बात ना, ये सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं है, एनिमल्स के साथ साथ ये प्लांट्स की भी बात करता है। यहाँ पर यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है। इंडिया इसका पार्टी है सिंस 1976, तो आई होप आपको साइट्स के बारे में समझ आ गया होगा। अब साइट्स है, इसी की तरह एक आपने आईयूसीएन का नाम भी सुना होगा, ठीक है ना। इन दोनों को मिलकर एक क्वेश्चन ये बनाया है, कोशिश करना है इसको आंसर करने की, फिर मंडे को हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि आखिर इसका आंसर होना क्या चाहिए साइट्स और आईयूसीएन का। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था आरबीआई के बारे में, ठीक है ना। अब यहां पर आप नोटिस करो, स्टेटमेंट्स ना कई बार थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती हैं, पर आप एक बार स्टेटमेंट 2 को पढ़ो। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है? सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पक्का पढ़ा है, ठीक है, लक्ष्मीकांत सबने पढ़ रखी है। क्या कभी लक्ष्मीकांत पढ़ते टाइम आपने आरबीआई पढ़ा उसमें? देखो ऐसा कहीं मेंशन्ड है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कभी लिखा ही नहीं हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी इसको। तो यहाँ पर आपने अगर इतना पकड़ लिया था ना कि भैया स्टेटमेंट 2 तो गलत है, और जैसे ही आप स्टेटमेंट 2 गलत कर दोगे ना, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा C1 एंड 3। काफी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अदरवाइज बाकी भी देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट 1, आरबीआई का गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? यस, इट इज करेक्ट, इट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। साथ में ही आरबीआई गवर्नर को जो पावर्स हैं वो कहां से आती हैं? इट इज फ्रॉम आरबीआई एक्ट। ये भी बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है, हमने बहुत बार स्टैटिक क्वेश्चन के अंदर ये डिस्कस किया हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। कुछ दिनों से ना ये मुद्दा काफी न्यूज में चला हुआ है, तो इसको थोड़ा एक बार ना डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अभी क्या हुआ है ना कि ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा बोला गया है कि अब जो मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज हैं उनके अंदर हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेड को भी कवर करेंगे। कहने का मीनिंग क्या? आप जानते हो ना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को, ठीक है, जो 2002 में आया था, तो उसके अंदर अब हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेड को भी कवर करेंगे। तो ये भी हमने मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इसको ले आए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे देखने को मिल गया है। कहने का एक, अगर आप छोटा सा आपको मीनिंग समझाता हूँ, जैसे इंडिया में ना आप जानते हो बहुत सारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस होती हैं, बिल्कुल, ठीक है, आजकल तो आप लोगों ने टीवी पे भी बहुत एड्स देखी होंगी। तो कई बार ना यहाँ पर हो सकता है कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो, यहाँ पर देखने को मिले कि कुछ गलत गतिविधियां जैसे होती है ना, वो देखने को मिली हो। तो इस तरह की चीजें अगर इनको लगती हैं, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, तो ये क्या करेंगी, ये इंडिया का जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको रिपोर्ट कर देंगी। फिर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोविजन चलेंगे। इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की यहाँ पर कोशिश है। तो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप हमें यहाँ पर इसके रिगार्डिंग देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा अगर हम स्टैटिक पोर्शन में जाएं तो आप देख सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक तरह की डिजिटल करेंसी है। इसको ना देखो 2008 में इन्वेंट हुआ था, पर ये नहीं पता कि कौन है बंदा, ठीक है ना, किसने किया था। बस एक नाम है हमारे पास, सतोशी नाकामोटो। अब ये पर्सन है, मेल है, फीमेल है, इंडिया का है, जापान का है, यूएस का है, हमें नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है इसके रिगार्डिंग। बस इतना पता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के नाम ने ये चीज करी थी। ये आप जानते हो, ठीक है, इनक्रिप्शन वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब देखो है क्या ना, ब्लॉकचेन कोई अपने आप में गलत शब्द नहीं है, ठीक है, ब्लॉकचेन एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, पर उसको कई बार ना मिस यूज कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी को गलत यूज चीजों के अंदर। जैसे कई बार मान लो रैंसमवेयर हो गया, ठीक है, उसके लिए यूज कर लिया जाता है। या फिर आप जानते हो जैसे डार्क नेट के बारे में जानते हो, ठीक है ना, वहां पर किसी चीज को इलीगल कुछ बाय करना हो, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर चीजों के लिए इसको जब यूज किया जाता है ना, तब ये चीजें गलत बनती हैं। अदरवाइज पीछे की टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन अपने आप में कोई गलत नहीं है। होता क्या है ना, ये डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है। डिसेंट्रलाइज का मतलब कोई सिंगल कंट्रोलर नहीं है, और साथ ही साथ एक डिजिटल पब्लिक लेजर होता है। तो यहाँ पर क्या अच्छी बात यह है कि कोई भी इस पर्टिकुलर चेन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई ऑल्टर नहीं कर सकता। तो कहने का मीनिंग क्या, ये बहुत ही अपने आप में फूल प्रूफ टेक्नोलॉजी है। काफी बार ना हम ऐसा, हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी सोच रहा है कि ब्लॉकचेन को यूज किया जाए
ताकि इंश्योर किया जाए कि वोटिंग का प्रोसेस काफी सही रहे, क्योंकि कुछ जब कोई चेंज ही नहीं कर पाएगा यहाँ पर तो डेफिनेटली सारी चीजें ठीक रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, जैसे आपका कुछ भी ट्रांजैक्शन करनी है तो आपके बीच में बैंक आ जाते हैं ना, यहाँ पर नहीं आता इन क्रिप्टो करेंसीज की। अब हम डेफिनेटली बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, वहां पर सेंट्रल बैंक बीच में होगा, बट अदरवाइज जैसे ये बिटकॉइन, एथीरियम, लाइटकॉइन हो गया, इनमें कहीं पर बीच में हमें सेंट्रल अथॉरिटी नहीं देखने को मिलती। तो बिटकॉइन के फायदे जरूर हैं, क्रिप्टो करेंसी भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो सकती है, पर अभी काफी जगह पे इसको गलत चीजों के लिए यूज किया जाता है। अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग लॉज इनको अप्लाई होंगे, तो यहाँ पर ना जितनी भी चीजें होंगे, चाहे मान लो आपने इसको एक्सचेंज किया किसी नॉर्मल करेंसी के साथ, ठीक है ना, आपस में किसी और चीज के लिए एक्सचेंज किया, कुछ डिजिटल एसेट को ट्रांसफर किया, बेसिकली कितने भी पोर्शन हो सकते हैं वो सारे के सारे आपके मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत कवर होंगे, ऐसा यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर हमने जैसे पिछले साल का जो बजट था वहां पर हमने क्या लेकर आए थे, 30% टैक्स लेकर आए थे। किस चीज के ऊपर, जो भी इन एसेट्स के ट्रांजैक्शन से जो इनकम आ रही है उसके ऊपर 30% टैक्स हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। साथ में आपने क्रिप्टो हो गया या फिर डिजिटल एसेट्स हो गया, इसको अगर गिफ्ट करना हो तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो काफी हम ना रेगुलेट कर रहे हैं, पहले बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि इनको बैन करें, रेगुलेट कर रहे हैं, कुछ ना करें, तो हम काफी हद तक अब इसको रेगुलेट कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग लॉज इसके ऊपर अप्लाई करना भी उसी डायरेक्शन में एक कदम है। इसके साथ में आप जानते हो ना, G20 आजकल बड़ा न्यूज में चल रहा है, ठीक है, पिछले कुछ महीनों से ही। तो यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ना ऐसा पार्लियामेंट के अंदर ये भी बोला है कि हम इंडिया जो है ना वो G20 कंट्रीज का काम कर रहा है, ताकि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल हम लेकर आए कि कैसे रेगुलेट किया जा सकता है अच्छे से क्रिप्टो एसेट्स को, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी के साथ एक मिलता जुलता क्वेश्चन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, 2020 में क्वेश्चन आया था, एक बार ट्राई करना इसको, फिर मंडे वाले दिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज आईटी एक्ट 2000। अब ये भी एक दो दिनों से ना काफी न्यूज में आया है। दरअसल में है क्या ना, हमारी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल इंडिया एक्ट का आउटलाइन एक तरह से प्रोवाइड करी गई है, जो कि एक तरह से एक नया वर्जन है आईटी एक्ट 2000 का। मैं पहले आपको ना आईटी एक्ट 2000 समझा देता हूँ, फिर नया वर्जन क्या आ रहा है वो समझा दूंगा। देखो, आईटी एक्ट 2000 में आया था, ठीक है, क्यों आया था, क्योंकि हम क्या कोशिश कर रहे थे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी इसके रिगार्डिंग है, जैसे साइबर क्राइम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो कुछ भी लीगल सैंक्शन करना हो, ई गवर्नेंस को आगे बढ़ाना हो, ये यहाँ पर देखने को हमें इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर मिल जाता है। डिजिटल सिग्नेचर्स को, ठीक है, आप डिजिटली सिग्नेचर करते हो तो उसको लीगल लीगल रिकॉग्निशन यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत एक बात ध्यान रखना कि फॉरेन नेशनल्स को भी यहाँ पे चार्ज किया जाता है। बाकी पॉइंट वही है, ठीक है, इसका ई कॉमर्स को या फिर डिजिटल चीजों का हम थोड़ा और प्रमोट करें, और जो भी साइबर क्राइम्स की पेनल्टीज हैं वो हम अच्छे से प्रिस्क्राइब कर पाए। यहाँ पर ना हमने कुछ टाइम्स के अंदर कुछ चेंजेस भी लेकर आए हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जब इंडो चाइना का बॉर्डर क्लैश हुआ 2020 के अंदर, उस टाइम पर हमने जब चाइनीज एप्स को बैन किया था, वो आईटी एक्ट के अंतर्गत ही किया था। सिमिलरली आईटी एक्ट 2008 में भी अमेंड हुआ था, उस टाइम पर हमने इसमें ना एक सेक्शन डाला था, सेक्शन 66 ए, जहां पर अगर सोशल मीडिया के अंदर कोई पर्टिकुलर पर्सन कुछ डाल रहा है जो कि ऑफेंसिव है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। फिर ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, एक श्रेया सिंगल जी करके, ठीक है, वो एक लॉयर थी, आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो उन्होंने केस किया था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, अंडर विच केस, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। काफी इंपॉर्टेंट ये लैंडमार्क जजमेंट थी, बाद में यूपीएससी मेंस के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये पूरा इस तरह से वर्क किया है आईटी एक्ट, क्योंकि यहाँ पर ना काफी सारे वर्ड बड़े अजीब अजीब से थे, ग्रॉसली ऑफेंसिव, अनोयंस, ये काफी वेग वर्ड्स हैं, तो इस वजह से सेक्शन 66 ए को हमने हटा दिया था। तो सर अभी क्या बात हो रही है, डिजिटल जो इंडिया एक्ट की बात कर रही है, देखो दरअसल में है क्या ना, कि यहाँ पर एक सेक्शन 79 आई थिंक, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर पता क्या है, कि अगर मान लो आप जैसे ट्विटर है या कोई फेसबुक है, कुछ भी इस तरह से, तो मान लो अगर आप एज अ पर्सन ट्विटर के ऊपर कोई कंटेंट डाल रहे हो, तो क्या उसके लिए ट्विटर रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर इज नो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास इंटरमीडियरी क्लॉज है, ठीक है ना, कि भैया ये ट्विटर क्या है, एक इंटरमीडियरी है, ये रिस्पॉन्सिबल या लायबल नहीं है कि मैं क्या कंटेंट डालता हूं, कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी डेटा, कोई थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन लिंक कुछ डालती है, उसके लिए ये लायबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से इंटरमीडियरी है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, सेफ हार्बर का क्लॉज बोला जाता है। अब जो गवर्नमेंट है ना, वो डिजिटल इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या कर रही है, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर थोड़ा इसको चेंज करने की कोशिश कर रही है, कि सेफ हार्बर क्लॉज को कैसे हमने करना है, ठीक है, कितना हमने इंट्रोड्यूस करना है, कितना हमें इसके रिगार्डिंग करना है। अभी ये सिर्फ अभी डिस्कशन स्टेज में, अभी इसके रिगार्डिंग ज्यादा
ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई है, ठीक है। अब इसका ड्राफ्ट बिल आएगा, ठीक है, अप्रैल के राउंड, तब हम इसको और डिटेल में जानेंगे। बट अभी आप थोड़ा इसको समझ गए हो कि मुद्दा आखिर चल क्या रहा है। साथ में ना आप नोटिस करो, अब बात हम कर रहे हैं, ठीक है, 5G 6G की बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया एक्ट ना जो आएगा वो इस तरह से होगा कि जो नए इंडिया की नई नई रिक्वायरमेंट्स हैं, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना यूज हो रहा है, उसके साथ हम उसको अलाइन कैसे कर पाए, तो उसके रिगार्डिंग ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी आने वाले फ्यूचर के अंदर, राइट। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज याओशांग फेस्टिवल। अभी रिसेंटली मणिपुर का बिगेस्ट फेस्टिवल इसको बोलते हैं याओशांग, ये किक ऑफ हुआ अभी। तो ये जो फेस्टिवल है ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है 5 दिनों के लिए, स्प्रिंग टाइम पे, मतलब बेसिकली जो अभी का टाइम है। इसी पर्टिकुलर को फेस्टिवल को मणिपुर का होली वर्जन, ठीक है ना, हम जैसे होली मनाते हैं ना, तो मणिपुर में इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है बाय मीटी पीपल, ठीक है। ये कौन से लोग हैं, ये हिंदू ही हैं और उसी टाइम पे मनाते हैं जब ये होली होती है। तो थोड़ा सा ना मेजरली यहाँ पर से तो क्वेश्चन बनेगा ना, तो आर्ट एंड कल्चर में यही क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी रहती है कि ये फेस्टिवल कौन सी स्टेट का है, तो मणिपुर का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज इस फेस्टिवल की रिगार्डिंग है थबल चोंगमा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, डांसिंग इन द मून लाइट। यहाँ पर जो मेल्स हैं अलग अलग जगह से वो आते हैं एक फेस्टिवल के ऊपर एंड डांस करते हैं फीमेल्स के साथ, अकॉर्डिंगली उनके हैंड होल्ड करते हो। तो ये पर्टिकुलर चीज डांसिंग इन द मूनलाइट भी इसी फेस्टिवल के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे होली में होता है, यहाँ पर भी रंगों से खेला जाता है, अलग अलग एक्टिविटीज हमें देखने को मिल जाती हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज कलाकड़ मुंदुनथुराई टाइगर रिजर्व। अब देखो ये है तो टाइगर रिजर्व, पर अभी पता क्या हुआ है, ये टाइगर रिजर्व हमें तमिलनाडु के अंदर जो देखने को मिलेगा ना, यहाँ पर हमें क्या हुआ है, एक रेयर मॉथ स्पीशीज देखने को मिली है। मॉथ मतलब एक तरह से आप एक इंसेक्ट कह सकते हो, ठीक है। एक तरह से बाद में आप थोड़ा इसको आप मतलब मेजरली ये इंसेक्ट ही है, थोड़ा बटरफ्लाइज वगैरह को भी इसके अंदर कई बार हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बट मेजरली हम बात क्या करते हैं, मेजरली इंसेक्ट की बात करते हैं। तो एक ऐसा इंसेक्ट स्पीशीज या मॉथ स्पीशीज हमें देखने को मिली है पहली बार इंडिया के अंदर। दरअसल में हुआ क्या था ना, ये जो मॉथ स्पीशीज का मैं नाम भी आपको बताऊंगा इसका, ये 1893 में श्रीलंका में त्रिंकोमली में देखने को मिली थी। अब 127 साल बाद ये तमिलनाडु के कलाक्कड़ मुंदुनथुराई टाइगर रिजर्व में देखने को मिली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो थोड़ा सा पहले इस टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। देखो जैसा कि आप जानते हो ये साउथ वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। ये तमिलनाडु का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। तो सर पहला लार्जेस्ट एरिया कौन सा है, पहला है सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वो सबसे लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट है कलाकड़ मुंदुनथुराई टाइगर रिजर्व। ये पार्ट है अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व का। साथ में इसको क्रिएट किया गया था 1988 के अंदर, जब कालक्कड़ को हमने कंबाइन किया किसके साथ, मुंदुनथुराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, दोनों को कंबाइन करके हमने एक बना दिया कालक्कड़ मुंदुनथुराई टाइगर रिजर्व। यहाँ पर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को मतलब यहाँ पर टोटल 14 रिवर्स का ये सोर्स है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, रिवर सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु। तो इस वजह से बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी, चाहे ड्राई थॉर्न की बात कर लो या ड्राई डेसिडुअस की बात कर लो, एंड डिफरेंट फौना इंक्लूडिंग लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, नीलगिरी तार, ये यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब सिर्फ मॉथ स्पीशीज कौन सी है, वो देखो उसका नाम है ये मिम्यूसिया सेलिनोकिका, ठीक है। जो भी नाम है देखो इस तरह आप ना, एक्चुअल में क्या है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, तो आप बस इसका नाम ध्यान रखो कि अच्छा, जैसे सीलोन से नाम आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि पहले 1893 में हमें श्रीलंका में देखने को मिली थी, अब जाके यहाँ पर हमें ये देखने को मिली है। तो ये थोड़ा इसका नाम ध्यान रखो, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि दिस पर्टिकुलर सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू व्हाट, तो पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ यार, हम उस नाम से ना बस ऑप्शन को पहचान पाए। इतना कर लोगे तो काफी हद तक आपका एग्जाम में चीजें सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थे आज के टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने थे। इसी के बेसिस के ऊपर मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोशिश करना है इनके बारे में, ठीक है। चाबार पोर्ट का भी मैंने क्वेश्चन दिया है, इसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और बताना कि कहाँ पर है, ठीक है। वो सारी क्वेश्चन जो ऊपर डिस्कस करी थी, एंड साथ ही साथ जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उनको एक बार आंसर मैं बता देता हूँ। नलामला फॉरेस्ट क्या कावेरी रिवर के साउथ में है, द आंसर इज फॉल्स। देखो यहाँ पर मैंने बात करी थी कृष्णा रिवर का साउथ हमने देखा था ना, कावेरी तो बहुत नीचे आ गया था, उसके साउथ में थोड़ी है ये, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। डियागो गार्सिया आज हमने डिस्कस भी किया, ठीक है। तो दरअसल में ना पैसिफिक ओशन में थोड़ी है ये, लास्ट लेक्चर में मैंने आंसर दिया था आपको। तो ये पैसिफिक ओशन में नहीं, ये इंडियन ओशन में है, सेंट्रल इंडियन ओशन में डिस्कस किया था ना, इक्वेटर के जस्ट साउथ में देखने को मिलता है, ठीक है। पूरी हिस्ट्री भी इसकी देखी हमें आज, तो ये बात भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के द्वारा ही किया जाता है, ओनली वर्ड भी है देखो यहाँ पे, द आंसर इज फॉल्स। क्यों सर, यहाँ पर देखो क्या होता है ना, यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स के साथ साथ हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। H3N2 वायरस, इसके बारे में सर क्या है, क्या ये रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है इन्फ्लुएंजा ए वायरस की,
द आंसर इज यस। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे, पांचवा, अभ्र वेपन सिस्टम, क्या ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, प्रोड्यूस करी गई है बीडीएल के ऊपर? द आंसर इज फॉल्स। देखो एक्चुअल में क्या है, यहां पर ये हाइपरसोनिक नहीं है, ये क्या है सर, ये है सुपरसोनिक। तो दोनों में फर्क होता है। ठीक है, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ मैक 1 मैक 5 इस तरह से। तो मैक बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड होता है, तो मैक 1 से लेकर जब मैक 5 होता है ना, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। तो एक सुपरसोनिक है। अगर मैक 5 से भी ऊपर हो जाती है तब उसको बोलते हैं क्या कि ये क्या बन गया, एक तरह की हाइपरसोनिक बन गया। तो दोनों में फर्क होता है। ये चीजों का कुछ लोगों ने ना क्योंकि गड़बड़ कर दी थी, तो ये गड़बड़ आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। इसके साथ ही मैंने आपको ना प्रेसिडेंशियल आपका इलेक्टोरल कॉलेज पूछा था, तो बिल्कुल वहां पे ध्यान रखना कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। सर किस किस के इलेक्टेड मेंबर्स? यहाँ पर आपको लोकसभा के, राज्यसभा के, एंड ध्यान रखना हमारे पे यहाँ पे स्टेट असेंबलीज के भी मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, वो भी यहाँ पे वोट करते हैं प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन के अंदर। ठीक है, इलेक्टेड का मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा ना जो दिल्ली हो गया, यूटी हो गया, दिल्ली सॉरी दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये जो यूटी विद स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर यहाँ पे देखने को मिलती है, वो भी यहाँ पर वोट करते हैं। तो दोनों में फर्क है। वाइस प्रेसिडेंट साहब के अंदर क्या था, सिर्फ पार्लियामेंट ही वोट करता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, उसके दोनों मेंबर नॉमिनेटेड भी इलेक्टेड भी। प्रेसिडेंट साहब के अंदर क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। किसके सर? लोकसभा के, राज्यसभा के, एंड हमारी जो स्टेट असेंबलीज हो गया और जो दिल्ली पुडुचेरी साथ में आ जाती हैं, बेसिकली जो स्टेट्स विद लेजिस्लेचर, सॉरी यूटी विद लेजिस्लेचर, वो यहाँ पे वोटिंग करती है। तो ये फर्क हो जाता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।